नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा को लगा बड़ा झटका, हो गया सुपड़ा साफ और भाजपा की हुई करारी हार। 10 में से सिर्फ एक ही सीट पर मिल सकी जीत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र तमिलनाडु के एग्जिट पोल का, जो कि आपको बता दें कि कल नतीजे आने हैं और ऐसे में तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की बनेगी सरकार और अन्य दलों को कितनी सीटें मिल रही हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, ये आपको बताएंगे दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का आंदोलन, धारा 144 लागू होगी तब भी नहीं खत्म करेंगे विरोध, ये बड़ा बयान दिया है किसान नेता ने। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कल जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें अपने इलाके की हालात बताइए कि कोरोना की क्या स्थिति है। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कर्नाटक नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की करारी हार, 10 में से सिर्फ एक पर मिली जीत। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी को नगर निकाय चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिन 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ एक जगह जीत मिली है। निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद कर्नाटक कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। कांग्रेस की इस जीत पर डीके शिवकुमार ने ट्वीट किया कि 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी सिर्फ एक पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और जेडीएस ने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं डीके शिवकुमार ने कहा है कि यह जश्न मनाने का वक्त नहीं है, हम इस मुश्किल वक्त में जनता की सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए कटिबद्ध हैं। मैं कर्नाटक में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। यह नेशनल हेल्थ इमरजेंसी का दौर है और इसमें अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए जनता की मदद में जुटे रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन की बनेगी सरकार, जानिए अन्य दलों को मिल रही कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु एग्जिट पोल रिजल्ट 2021। तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में संपन्न कराए गए विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले गुरुवार को विभिन्न न्यूज चैनलों पर एग्जिट पोल के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को यहां कम सीटें मिलने की बात कही जा रही है। गौर हो कि 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम जारी होंगे, जिनमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के परिणाम भी शामिल हैं। रिपब्लिक सीएनएक्स एग्जिट पोल के नतीजों ने 234 सीटों वाली विधानसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। वहीं एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के अनुसार तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 160 से 172 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी गठबंधन को यहां 58 से 70 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। एबीपी और सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में कांग्रेस डीएमके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 46.7% वोट मिलने की खबरें हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन को 35% वोट मिलने की संभावना जताई गई है और अन्य के खाते में 18.3% वोट जा सकता है। बता दें कि 234 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 6 अप्रैल को एक ही चरण में वोट डाले गए थे। राज्य में मुख्य मुकाबला एआईएडीएमके और बीजेपी के सत्ताधारी गठबंधन और डीएमके व कांग्रेस के गठबंधन के बीच था। विधानसभा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव में उतरी सत्ताधारी एआईएडीएमके को काफी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी कमल हासन की पार्टी कुछ खास नहीं करती दिख रही है। मक्कल निधि मय्यम को 2 सीटें मिलने का ही अनुमान लगाया गया है। एएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन को 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर्स प्रोटेस्ट, धारा 144 लागू होगी तब भी नहीं खत्म करेंगे विरोध, किसान। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान के नेता राकेश टिकैत ने हाल ही में कहा है कि अगर सरकार उन्हें कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर विरोध स्थलों को छोड़ने के लिए कहती है तो वे ऐसा नहीं करेंगे। भिवानी के प्रेमनगर गाँव में कोरोना के मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों और रैलियों के समापन के बाद ही वे अपने कार्यक्रमों को रद्द करेंगे। वाटर फ्रॉम विलेज मेड राकेश टिकैत क्राई।
टिकैत ने आगे कहा कि सरकार कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये नवंबर और दिसंबर तक होने की उम्मीद है। गुजरात में किसान सबसे अधिक प्रभावित है और यदि किसानों के मुद्दे को हल नहीं किया जाता है तो भाजपा सरकार इस गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करेगा। फार्मर लीडर राकेश टिकैत रिफ्यूज पीएम्स क्लेम ऑन एमएसपी। राम मंदिर के लिए दान देने के बजाय नए एम्स के निर्माण के लिए दान अभियान शुरू किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार पिछले 6 साल से सत्ता में रहने के बाद भी भिवानी में एक मेडिकल कॉलेज बनाने में विफल रही है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अब तक 400 से अधिक किसानों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, लेकिन उनमें से किसी की भी मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस जॉब टर्न डाउन द पाथ ऑफ द मूवमेंट। अगर मरीजों को अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयां और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनके परिजनों को अपने अपने क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों के घर जाना चाहिए और उन्हें उचित व्यवस्था करने के लिए कहना चाहिए। इसके अलावा भाजपा सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, क्योंकि यह वायरस से पीड़ित लोगों को पर्याप्त दवाइयां, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्रदान करने में विफल रही है। हमें अपना विरोध जारी रखेंगे, चाहे देश भर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू क्यों न। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से कर्ज वसूली अनिश्चित काल के लिए स्थगित करे, कमलनाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना का संकट बना हुआ है। किसानों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के कर्ज को माफ करने, नहीं तो कम से कम कर्ज वसूली की तारीख को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की मांग की है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का भीषण संकट काल चल रहा है। इस संकट काल में हमारे किसान भाई पहले से ही दोहरी मार झेल रहे हैं और बड़े संकट से गुजर रहे हैं। यह समय है कि शिवराज सरकार को किसानों को तत्काल राहत प्रदान करना चाहिए और उनके लिए तत्काल राहत भरे निर्णय लेना चाहिए एवं राहत भरे कदम उठाए जाने चाहिए। कमलनाथ ने आगे कहा कि किसानों से संवाद में मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज भुगतान की तारीख को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई करने की घोषणा की है, जबकि सभी जानते हैं कि वर्तमान में कितना भीषण संकट काल चल रहा है। किसान इस संकट काल में कर्ज के दलदल में और धंसता जा रहा है। अभी तो आवश्यकता है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज ही माफ किया जाए, लेकिन शिवराज सरकार उसे माफ करने की बजाय उसके भुगतान की तारीख को मात्र 1 माह के लिए आगे बढ़ा रही है, जो कि किसानों के साथ बड़ा मजाक है। कमलनाथ ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार ही बताए कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण इलाके लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1 माह बाद भी किसान इस कर्ज का भुगतान कैसे कर पाएगा? हमें पता है कि शिवराज सरकार भले खुद को कितना भी किसान हितैषी बताए, लेकिन वह किसानों का कर्ज कभी माफ नहीं करेगी। यदि इस संकट काल में भी शिवराज सरकार किसानों के कर्ज को माफ नहीं करती है, किसानों के हित में निर्णय नहीं लेती है, तो कम से कम कर्ज भुगतान की तारीख को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लेकर उन्हें थोड़ी तो राहत प्रदान करें। राज्य में गेहूं खरीदी की तारीख भी बढ़ाई जाने पर कमलनाथ ने सवाल उठाया है और कहा कि जिस प्रकार से गेहूं खरीदी की तारीख को भी मात्र चंद दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है, वह भी किसानों के हित में नहीं है। यदि सरकार को किसानों की चिंता है तो इस गेहूं खरीदी की तारीख को भी उस समय तक के लिए बढ़ाया जाए जब तक किसानों का गेहूं का एक एक दाना खरीद नहीं लिया जाता, क्योंकि वर्तमान कोरोना महामारी में खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। तुलाई के लिए हम मालों श्रमिकों की भारी कमी है। खरीदी की रफ्तार धीमी है। किसानों को खरीदी केंद्रों पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के इस संक्रमण का लगना पड़ रहा है। कई दिनों तक उन्हें खरीदी केंद्रों पर रुकना पड़ रहा है। उन्हें भुगतान भी समय पर नहीं मिल रहा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू, अनेक राज्यों ने जताई असमर्थता। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे भारत के लिए आज यानी 1 मई बड़ा दिन है। कोरोना की दूसरी लहर की प्रचंड गिरफ्त में आ चुके देश में अब आज से 18 से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों का वैक्सीनेशन भी शुरू किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर 28 अप्रैल से कोविन ऐप पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। की राह में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अफरा तफरी है। केंद्र सरकार वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को शामिल तो कर चुकी है, लेकिन कई राज्य वैक्सीन की अनुपलब्धता का हवाला देकर असमर्थता भी जाहिर कर रहे हैं। 18 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए सबसे मुख्य रूप से असमर्थता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरफ से जाहिर की गई है। बीते गुरुवार को उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर वालों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया सितंबर महीने से ही शुरू हो पाएगी। उनका कहना है कि वैक्सीन की कमी की वजह से पहले 45 से अधिक आयु वर्ग वालों का ही वैक्सीनेशन होगा और फिर उसके बाद 18 से ऊपर वालों का। इस देर के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त हर महीने 7 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, लेकिन पूरे देश में 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए करीब 120 करोड़ वैक्सीन डोज की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश
प्रदेश के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि हम हर दिन करीब 6 लाख लोगों का वैक्सीनेशन कर सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित अन्य कई राज्य भी अपनी परेशानियां सार्वजनिक कर चुके हैं। केरल ने तो नई गाइडलाइन में कहा है कि वह पहली दूसरी डोज वालों के वैक्सीनेशन पर ध्यान देगा। राज्य ने केंद्र से 50 लाख वैक्सीन डोज की डिमांड की है। इस बीच केंद्र लगातार राज्यों के पास वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर आश्वस्तता जाहिर करता रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन 1 मई के बाद भी पूर्ववत जारी रहेगा। वैक्सीन की कमी पर मंत्रालय ने कहा, हम वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार उत्पादक कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। 1 मई से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन। शुरुआती कुछ दिन धीमा रह सकता है, लेकिन जल्द ही रफ्तार पकड़ लेगा। जो राज्य उत्पादकों से वैक्सीन हासिल कर सकते हैं वो कल से 18 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन भी शुरू कर सकते हैं। कोविन ऐप चीफ RS शर्मा ने कहा है कि अब 18 से 44 उम्र समूह के लोगों के पास प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन चुनने का विकल्प मौजूद होगा। शर्मा ने यह स्पष्ट किया है कि वैक्सीन चुनने का विकल्प अब भी सिर्फ प्राइवेट सेंटर पर ही मौजूद होगा। वो कहते हैं, सरकारी सेंटर्स पर अब भी उपलब्ध वैक्सीन के हिसाब से ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल भी रखना होगा कि दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लें जिसका पहला डोज लिया है। वहीं प्राइवेट सेंटर्स को ये बताना होगा कि उनके पास कौन सी वैक्सीन मौजूद है और उसका रेट क्या है। कोविन ऐप पर प्राइवेट सेंटर्स पर मौजूद वैक्सीन और उसकी कीमत प्रदर्शित की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी में उठी शिवराज सिंह के खिलाफ आवाज, पार्टी नेत्री ने राज्यपाल से की सीएम को हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम स्तर पर होने के बाद विपक्ष के साथ साथ अब शिवराज सिंह ने अपनों के निशाने पर आ गए हैं। अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तो वहीं अब पार्टी की एक नेत्री ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है। भाजपा की ABVP की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा ने फेसबुक पोस्ट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पद से हटाकर कैलाश विजयवर्गीय या विष्णु दत्त शर्मा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। श्रेष्ठा वही बीजेपी की कार्यकर्ता हैं जो तकरीबन 2 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र के एक भाजपा के कार्यकर्ता को तू तड़ाक और मां बहन की गालियां देती सुर्खियों में आई थी। अब श्रेष्ठा जोशी का यह पोस्ट का करना फिर एक बार इंदौर सहित भोपाल तक के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर चुका है। इससे भी ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय और विष्णु दत्त शर्मा का नाम रखने से हड़कंप मचा हुआ है। श्रेष्ठा जोशी पूर्व में कैलाश विजयवर्गीय की कट्टर समर्थकों में से एक रही हैं। बता दें कि पिछले दिनों अपशब्दों वाला ऑडियो वायरल होने के बाद ABVP के प्रदेश मंत्री पद से हटा दिया था। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, ट्वीट कर कहा, कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की भयावह स्थिति को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस महामारी से 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन जवाबदेही जीरो है। कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, कोविड की दूसरी लहर का चौथा सप्ताह 2 लाख से ज्यादा मृतक, जवाबदेही जीरो। कर दिया सिस्टम ने आत्मनिर्भर, साथ है तो आस है। राहुल गांधी। इस ट्वीट से कुछ घंटे पहले राहुल ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन और उचित चिकित्सा सुविधाओं के अभाव में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी प्रकट की थी। उन्होंने लिखा, इस त्रासदी में आप अकेले नहीं हैं, देश के हर राज्य से प्रार्थना व स्तुति आपके साथ है तो आस है। 3,86,452 नए मरीजों की पहचान बताते चले कि देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,86,452 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिसके बाद शुक्रवार को संख्या बढ़कर 1,87,62,976 हो गई। वहीं एक दिन में कोरोना संक्रमण से 3,498 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 2,08,330 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसा लाएंगे गरीब। कहा, नहीं अपना सकते प्राइवेट सेक्टर मॉडल। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर सरकार से पूछा है कि गरीब लोग इसे खरीदने के लिए कहां से पैसे लाएंगे। कोर्ट ने यह भी सलाह दी है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल अपनाए और सभी नागरिकों को मुफ्त टीका देने पर विचार करे, क्योंकि गरीब लोग कोरोना का टीका नहीं खरीद पाएंगे। देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति से जुड़े केसों की सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कीमत का मुद्दा बहुत गंभीर है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने टीकों की नई खरीद नीति पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से पूछा, सभी वैक्सीन वह खुद क्यों नहीं खरीदती। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को टीकों की खरीद अधिक कीमत पर करनी पड़ेगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगी जो निरक्षर हैं या जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आज आप कहते हैं कि केंद्र को मिलने वाले 50% टीका से फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। शेष 50% का इस्तेमाल राज्य और निजी अस्पताल करेंगे।
1.46 करोड़ भारतीय 45 साल से कम उम्र के हैं और इनमें कई गरीब और हाशिए की श्रेणी के हैं। वे वैक्सीन खरीदने के लिए कहां से पैसे लाएंगे? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे यह भी कहा कि हम निजीकरण के मॉडल पर नहीं चल सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम जानते हैं कि कितने टीकों का उत्पादन हो रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आप केंद्र उत्पादन को बढ़ाएं। अतिरिक्त उत्पादन यूनिट्स के लिए जनहित शक्तियों के इस्तेमाल की जरूरत है। यह विचार राज्यों और केंद्र की आलोचना करने के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा 70 से 100 वर्षों से विरासत में मिला है। हम अपने देश के स्वास्थ्य ढांचे के बारे में चिंतित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइवेट वैक्सीन उत्पादकों को इस फैसले का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि इस राज्य को कितने टीके मिले। गौरतलब है कि 1 मई से कोरोना टीकाकरण में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को शामिल किया जा रहा है। इस फेज में राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को उत्पादकों से खरीद का अधिकार दिया गया है। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने पूछा, एस्ट्राजेनेका अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन कहीं कम कीमत पर दे रही है तो हमें क्यों इतनी अधिक कीमत देनी चाहिए? उत्पादक आपसे 150 रुपए ले रहे हैं लेकिन राज्यों से 300 या 400 रुपए। एक राष्ट्र के तौर पर हम इतनी कीमत क्यों दें? कीमत का अंतर 30 से 40 हजार करोड़ हो जाता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता का बड़ा बयान, कहा अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन न मिले तो सांसद विधायकों के घरों पर डेरा डालो। जी हां दोस्तों, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक फैला हुआ है। कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सब कोरोना को काबू करने में नाकाम साबित हो रही है। दवा और ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को न बेड मिल रहा है और न अटकती सांसों के लिए ऑक्सीजन। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बेड और ऑक्सीजन की कमी पर नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिन्हें हॉस्पिटल में बेड या ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिले वह अपने एमपी और एमएलए के घरों में जाकर डेरा डाल लें। किसान नेता ने अस्पताल में कोविड बेड और ऑक्सीजन की किल्लत का नेताओं को जिम्मेदार बताया है जो लोगों को ऐसी स्थिति में सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। इधर संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच अफवाहों से सतर्क रहना है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के बीच भी किसान आंदोलन काफी मजबूत है और आंदोलन को तोड़ने के लिए किसी भी तरह की अफवाह उड़ाई जा सकती है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि किसान आंदोलन की लड़ाई लंबी चलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये लड़ाई कितने महीने चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक चीज तय है कि किसान इसे बिना जीते वापस नहीं जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन लगेगा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह दिया जवाब। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा पाबंदियों से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में मदद मिली है और इस वजह से उम्मीद से कम एक्टिव केस हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि राज्य में पिछले साल की तरह सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल कहा था कि क्या सख्त लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? मेरे विचार से इसकी जरूरत नहीं है। मौजूदा पाबंदियों की वजह से प्रतिदिन आने वाले केसों में स्थिरता आई है। राज्य में 10 लाख एक्टिव केस हो गए होते, लेकिन हमने इन्हें 7 लाख से कम पर रोका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर की उम्मीद थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह इतना क्रूर होगा। राज्य में कोरोना संक्रमण के खिलाफ तैयारियों का ब्यौरा देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में टेस्टिंग लैब्स की संख्या को 2 से बढ़ाकर 609 किया जा चुका है और प्रतिदिन 3 लाख सैंपल की जांच हो सकती है। राज्य में ऑक्सीजन संकट पर ठाकरे ने कहा कि जिला कलेक्टर्स को ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आदेश दिया गया है। यदि तीसरी लहर भी आती है तो राज्य में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा, राज्य में अभी ऑक्सीजन की कमी है। हम प्रतिदिन 1700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और करीब 1200 मीट्रिक टन का उत्पादन करते हैं। करीब 500 मीट्रिक टन केंद्र की ओर से दूसरे राज्यों से आवंटित किया गया है, जो कि काफी दूर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेमडेसिविर अवैध खरीद मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी एमपी के खिलाफ दिए जांच के आदेश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले से भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे के मामले को कोर्ट ने बड़ी ही गंभीर तरीके से लिया है। भाजपा के सांसद डॉक्टर सुजय विखे पर आरोप है कि उन्होंने महामारी जैसे समय में 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीद फरोख्त की और उन्हें अपने पास इकट्ठा किया। इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को आदेश दिया है कि दिल्ली से पुणे लाई गई रेमडेसिविर की जाँच करे और एयरपोर्ट पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराए। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के मुख्य सचिव को निर्देश देते समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, हमें यकीन है कि जिंदगियां बचाई गई होंगी, जरूरतमंदों और गरीबों को लाभ मिला होगा, लेकिन अगर उसके लिए गलत तरीका अपनाया गया तो इसकी जांच करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गृह विभाग के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वो 10 से 25 अप्रैल के बीच चार्टर्ड एयरक्राफ्ट्स की डिटेल्स संरक्षित की जाए और कंसाइनमेंट की रिकॉर्डिंग की जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि सांसद ने खुद कहा था कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शनों के साथ शिरडी एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, इसलिए हम इस बहाने को नहीं सुनेंगे
कि एयरक्राफ्ट की डिटेल्स नहीं है या कार्गो की वीडियो फुटेज नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट एक PIL पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप है कि भाजपा सांसद डॉक्टर सुजय विखे ने अवैध तरीके से रेमडेसिविर की खरीदारी की है और इंजेक्शन इकट्ठा किया है, उसका वितरण किया है। कोर्ट ने अहमदनगर के कलेक्टर को भी आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा कि वे मध्य प्रदेश वो MP के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जिले के कलेक्टर सांसद को बचाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो उनका तुरंत ट्रांसफर होना चाहिए। कोर्ट ने कलेक्टर को भी आदेश दिया है कि वे बताएं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, क्या ये उनका काम है। अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट पंचायत चुनाव प्रक्रिया रोकने की याचिका पर सुनवाई कल, यूपी निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर यूपी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 1 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा, क्योंकि 2 मई को मतगणना होनी है। बता दें कि इस याचिका में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान चुनाव ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों का हवाला दिया गया था। साथ ही चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के साथ बातचीत को तैयार, लेकिन वार्ता कृषि कानूनों को रद्द करने पर होगी। टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बृहस्पतिवार को कहा कि 3 विवादित कृषि कानूनों पर किसान संघ केंद्र सरकार के साथ बात करने को तैयार है, लेकिन चर्चा इन कानूनों को रद्द करने को लेकर होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।